हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो क्लास है वो है थ्योरी है आपकी टी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। वही हम कवर करेंगे आज। ठीक है, तो चलो देखते हैं थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं। डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the same. So, अगर मैं बात करूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अराउंड 3% मार्क्स कंट्रीब्यूट होता है इस चैप्टर से। और ओवरऑल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम 2016 टू 2024 तक। अब इसका जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, नीट में देख सकते हो आप क्लियरली। ठीक है, और चैप्टर छोटा है कंपैरेटिवली और किसी भी चैप्टर से। थोड़ी सी थ्योरी है और दो चार रिएक्शंस, और पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मैं बताऊंगा कैसे। उससे पहले देखते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक। तो सबसे पहले अगर करंट ईयर की बात करूं, तो करंट ईयर में स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट से क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से आया है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आया है। तो 3 क्वेश्चन तो यहां से आए हुए हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन ही एवरेज या फिर इजी है। उसी तरीके से अगर आप बात करो और टॉपिक्स की, तो एक जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट लगता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोनाइंस ऑफ मेटल्स। फिर कुछ छोटे टॉपिक्स भी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और लेंथेनॉइड से एक क्वेश्चन पूछा गया है। और जहां तक इस ओवरऑल टॉपिक को देख के पता चल रहा है कि जो अपना मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ऐसा टॉपिक है जहां पे 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। चलो, तो इसी के साथ अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर डिवीजन करूं पूरे चैप्टर का, तो 2-3 पार्ट जो मैंने कहा, पहला है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला पार्ट है। दूसरा है इसके ट्रेंड्स। तीसरा है आपका लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड्स, और चौथा है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट के, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट और एक अपना क्रोमेट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो जो 3 to 12 ग्रुप होता है ना, उसी ग्रुप में क्या लाई करता है हमारा डी ऑर्बिटल वाला ग्रुप लाई करता है, और इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, इसे क्या बोलते हैं हम? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं, तो एफ ब्लॉक में सिर्फ 2 पीरियड्स होते हैं। पहला है 4f और दूसरा है 5f। तो पहले वाले में फोर्थ वाला जो 4f ऑर्बिटल है वो प्रोग्रेसिवली फील्ड होगा, और दूसरे वाले में 5f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फील्ड होंगे। नाउ अगर मैं डी ब्लॉक को थोड़ा और डिफाइन करना चाहूं, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है। वो ये आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के एक सर्टेन जो सेक्शन है उसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक में क्या अंतर है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो ट्रांजिशन मेटल में नहीं आते। जैसे कि अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, तो वो सीरीज है स्कैंडियम से जिंक तक, और जिंक वाले जो है वो ट्रांजिशन में नहीं आते। फिर वाइट्रियम से कैडमियम, अगेन कैडमियम वाला भी नहीं आता। और लास्टली लेंथेनियम एंड हैफनियम टू मरकरी, अब मरकरी वाला भी नहीं आता ट्रांजिशन मेटल के अंदर। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि ट्रांजिशन मेटल का डेफिनेशन क्या होता है। ट्रांजिशन मेटल का डेफिनेशन ये है कि उसका जो डी ऑर्बिटल है ना, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, या फिर उसके न्यूट्रल स्टेट में, या फिर किसी भी ऑक्सीडाइज स्टेट में। तो Zn जो है वो Zn2+ में जाता है, उस केस में भी उसका डी कॉन्फिगरेशन D10 होता है, 3D10 होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव होते हैं वो 4s से होते हैं। वही सेम चीज एप्लीकेबल है 3D अपने 4D वाले के लिए, जो कि कैडमियम से रिलेटेड है, और 5D वाले के लिए जो कि मरकरी से रिलेटेड है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या मरकरी, कैडमियम और जिंक ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, तो आप बोलोगे नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट या न्यूट्रल स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते। यहां तक किसी को इशू? सो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब जब मैं जो दूसरी सीरीज है जो हमने बताया था एफ ब्लॉक,
तो एफ ब्लॉक में सारे ही मेटल्स आते हैं, है ना। जो एफ ब्लॉक के सारे ही मेटल्स है वो सारे के सारे इनर ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं सीरियम से और जाते हैं ल्यूटेनियम तक, और थोरियम से स्टार्ट करके हम जाते हैं लॉरेंसियम तक। पहले वाले 4f को हम लेंथेनॉइड कहते हैं क्योंकि ये लेंथेनम को फॉलो करते हैं, और हम दूसरे वाले 5f वाले को एक्टिनॉइड कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनियम को फॉलो करते हैं। ओके, सो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन। अब इस चीज को एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में देखने की कोशिश करते हैं हम। So, the d orbital of the penultimate energy level of atoms receive electron, giving rise to 4 rows of the transition metal which we know as 3d, 4d, 5d, okay, and 6d। पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो 3d पे रहेगा, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। 4d और 5d के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जानेंगे, 6d हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें 6d वाले एलिमेंट्स के बारे में नहीं सोचना है। Now, moving on to the next part, which is electronic configuration of d block elements। तो यहां से क्वेश्चन आ रखा है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 में, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इसका n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ओके, अब सपोज अगर हम पहले 3D सीरीज की बात करें तो उसे हम कैसे बोलेंगे, 3D 1 to 10 एंड इट विल बी 4s 1 to 2। उसी तरीके से 4D की बात करें तो 4D 1 to 10 एंड 5s 1 to 2, क्योंकि n-1 है, सिंपल है ये। अब यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शन का जो मेन कारण है वो ये है कि d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। तो कभी कभी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल का केस आने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं फील होकर के हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले क्राइटेरिया पे ज्यादा निर्भर करते हैं। और इसी का जो रिजल्ट है हम देखते हैं क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो क्रोमियम का जो आइडियल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था 4s2 3d4, ओके, पर वो है क्या, 3d5 4s1। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर के केस में भी हमारा 3d10 और 4s1 हो जाता है, जबकि होना चाहिए था 4s2 3d9। नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और एक Cn, ये सारे के सारे किस जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं, n-1 d10, क्योंकि इनका d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2। ओके, so I request all of the students to attend the DPPs and PYQs which are given in the chat box section, whose link is given in the chat box section। okay, ट्रांजिशन मेटल की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। क्या शो करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसका कारण क्या है, ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल जो है कंपेयर टू एस एंड पी ऑर्बिटल थोड़ा डिफ्यूज्ड है, क्योंकि डी का फुल फॉर्म ही क्या होता है, डिफ्यूज, है ना, ये डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज होने के कारण क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स उतने टाइटली होल्ड नहीं कर पाते अपने प्रोटॉन, और ये आसानी से रिमूव कर पाते हैं, हम ये इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से रिमूव कर पाते हैं, जिसके कारण से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो क्यों आती है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसका कारण है हमारा डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का भरना या डी ऑर्बिटल का डिफ्यूज होना। अब यहां पे मेरे पास एक और आप बोल सकते हो एक्सेप्शन है ना, एक और एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके, तो उसे समझते हैं। अब वो जो एक्सेप्शन है वो किस चीज में है, वो एक्सेप्शन है अपने निकल वाले ग्रुप में। निकल वाले ग्रुप में 3 आते हैं हमारे, हमें पता है, एक निकल आता है, एक पैलेडियम आता है और एक प्लेटिनम आता है। अब क्या होता है कि पैलेडियम के केस में भी हम क्या देखते हैं कि उसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो 4d10 है,
क्लियर है? ओके, सो दिस आर द थ्री I would say the exceptions in your electronic configuration of D block elements: copper, chromium and palladium. ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सो किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो चैट सेक्शन में पूछ सकता है, और कुछ इसमें अगर और आपको लगे कि होना चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो चैट सेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो टिपिकल मेटल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर। हाँ, तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, पर ये जो चीज है अगेन कम्स विद एन एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब इसका कारण मैं आपसे पूछूं तो क्या है कारण इसके पीछे? सिंपल सा कारण है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फुलफिल्ड वाला है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ना ज्यादा अवेलेबल नहीं है एक सी इलेक्ट्रॉन का सी क्रिएट करने के लिए, और जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अगर आप देखोगे तो 4s2 3d10, 5s2 4d10 और 6s2 5d10, मतलब एक कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है इनके पास, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। इसी कारण से इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का सी नहीं होता, जिसके कारण ये मेटालिक प्रॉपर्टीज उतने अच्छे से डिपिक्ट नहीं कर पाते। अब इसी चीज से क्वेश्चन पूछा गया है 2021, 2013 और यह ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2012 में। अगेन the transition metal are very hard and are low volatile, means they are lowly volatile, means they cannot be converted directly from solid to gaseous in an easy way, and their melting and boiling point are of course high due to the metallic bonding. अब याद रखना कि ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो डिपेंड करती है डी के इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने डी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और याद रखना इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो तभी आप उनको प्लग आउट कर सकते हो। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। अब जैसा मैंने कहा कि ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द n-1d in the addition of ns2 results in interatomic metallic bonding, and they are the cause of the high boiling and melting point. Then अगर मैं बात करूं सेकेंड और थर्ड सीरीज की, तो उनका जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से के फर्स्ट सीरीज से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब अपन मूव करते हैं 3D से 4D की तरफ, तो 4D जो है वो और ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है, मतलब जैसे जैसे फर्दर डी ऑर्बिटल की तरफ जाओगे जो शेप है वो डिफ्यूज होता चला जाएगा। अब डिफ्यूज होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली होल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण इनको एटमाइज करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एटॉमिक और आयनिक साइजेस के बारे में। सो if anyone has an issue, they can ask now in the chat section, and I request you all to attempt the DPPs and PYQs whose link is given in the chat box section. Okay. Now, अगर जनरली मैं बात करूं तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम एक पीरियड के अक्रॉस मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज विद द सेम चार्ज डिक्रीज करता है, और इसका कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में इंटर करता है ना, और हमारा न्यूक्लियर चार्ज यूनिटी से बढ़ जाता है। क्लियर है? इसी कारण से साइज क्या होगा, घटते चला जाएगा, और ये जनरल ट्रेंड है। पर एक चीज यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम 3D से 4D की तरफ जाते हैं तो 3D और 4D के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस ज्यादा होता है, पर 4D और 5D के बीच में जो एटॉमिक डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होता। कारण क्या है? कारण है f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट। जैसे ही फोर्थ वाला शेल फिल्ड होना शुरू होता है, हमारा f ऑर्बिटल वहां पे इंटर कर जाता है, और f ऑर्बिटल के इंटर करते ही बीच का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से 4D और 5D के बीच में जो एटॉमिक रेडियाई है वो कहीं ना कहीं कम होने के कारण हमें इन दोनों का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट पैरेलल दिखेगा। तो अगर आप इनके ग्राफ को देखोगे तो 4D और 5D का जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट पैरेलली लाई करेगा,
पर 3D और 4D के रेडियस के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगी। ये जो साइज में जो रिडक्शन आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? एफ ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट के कारण। और क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो रिलेटेड है वो 4f वाला लेंथेनॉइड से रिलेटेड है, इसलिए इसे हम लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। सो दिस imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbital, पर जो shielding होती है 4f orbital की by another is less than that of the one d electron by another, and as the nuclear charge increases along the series there is fairly decrease in the size of entire 4f orbital. okay, so जैसे जैसे अगर आप चार्ज बढ़ाते जाओगे जो 4f ऑर्बिटल है वो धीरे धीरे क्या होगा और छोटा होता चला जाएगा। नाउ अब दो चीजें डिक्रीज हो रही है, मेटालिक रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ एटॉमिक मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि हमारा जो मेटल का बल्क है वो छोटा हो रहा है और उसके अंदर जो कंटेंट है वो बढ़ रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि डेंसिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम घटा मास बढ़ा, दोनों ही डेंसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल वाले सिम्टम्स है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखना कि डेंसिटी जैसे ही हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डेंसिटी बढ़ती है। अब बात करता हूं मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे जाने से पहले इस पॉइंट तक किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ। जनरल ट्रेंड पहले देख लेते हैं अपन। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है क्योंकि साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। नाउ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक अगेन हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सेप्शन देखने को मिलता है, वो हम आगे देखेंगे। सो द ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज फर्स्ट इज क्रोमियम, then comes the manganese, vanadium, and lastly comes the titanium, and it depend upon the electronic configuration. So if I talk about the ionic radii, तो जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस फॉलो कर रहा था ना वही ट्रेंड आयनिक रेडियस भी फॉलो करेगा। अब ये चीज क्लियर होनी चाहिए फॉर सर्टेन कि जो चार्ज है आयन के ऊपर वो सेम हो। तो अगर आप डाई पॉजिटिव आयन ले लो सबका, तो जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस ने फॉलो किया था वही ट्रेंड इनका 2+ वाला भी फॉलो करेगा। यहाँ पे अब जो 3 टर्म रिस्पॉन्सिबल है आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए वो है अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियाई, ये पहला टर्म। दूसरा रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो कि अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल के स्टेबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, as the stability increases the ionization becomes more difficult. okay, तो अगर सिंपल सी बात है, अगर इसे कट टू कट बोलूं मैं, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं Mn+ की, तो Mn+ का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1 और Cr+ का कॉन्फ़िगरेशन है d5। इसीलिए जो Mn+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है अपने Cr+ से, मतलब मैंगनीज की कम है क्रोमियम से। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमोनियम, मैंगनीज का ज्यादा होना चाहिए था। क्यों ज्यादा होना चाहिए था? क्योंकि मैंगनीज का साइज छोटा, आप देख सकते हो, आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे साइज कम होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी, पर मैंगनीज की कम है। और इसका कारण क्या बताया मैंने? कारण ये होगा कि जैसे ही आप मैंगनीज में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो ये 3d5 बना देगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, 4s भी तो हाफ फिल्ड था, उसको भी निकालने में दिक्कत आनी चाहिए। तो याद रखना कि जब भी आप हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाले केस को कंपेयर करते हो तो जो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है हाफ फिल्ड एस और फुल फिल्ड sp ऑर्बिटल से। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन d6 है और Mn2+ का d5 है। तो इससे क्या पता चलता है
कि आयरन का जो आयनेशन एंथैल्पी है वो मैंगनीज से कम होगा, क्योंकि आयरन D6 से D5 में जा रहा है, जबकि D5 ऑलरेडी Mn2+ है। तो ये दोनों एक्सेप्शंस है, आप इनको याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर याद नहीं रखना है तो कॉन्फ़िगरेशन कम से कम याद रखनी है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है, दिक्कत नहीं आती है इस चीज में। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के सबसे एक्साइटिंग प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस इज द one notable feature which is responsible for all the uses that we see for transition metal in our day to day life। चाहे मैं बात कर लूं आपके कंडक्टर की, चाहे मैं बात कर लूं इसके प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टीज की, देन इन द मेडिकल एप्लीकेशन, इन ऑल दिस एरियाज द यूज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड आई वुड स्पेसिफिकली से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी की बात करूं तो मैंगनीज जो है वो +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। अब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब एसिडिटी बढ़ेगी। सो इसका अपोजिट क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी घटेगी। तो बेसिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और लो ऑक्सीडेशन वाले बेसिक होता है विथ exception of Cr2O6. So this is your exception. अब इस वेरिएबिलिटी का कारण क्या है, इसका कारण है इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन सच अ वे दैट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर ओनली बाय अ यूनिटी। मतलब सिंपल सी बात है, d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ही सारी चीजों को जन्म दे रहा है। यहाँ पे टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, talk about your metallic properties, talk about your atomic radius, all of this are directly or indirectly connected to the electronic configuration। अब अगर मैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो जब भी कोई लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कोई भी मेटल, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन द एडिशन टू द s बॉन्डिंग। जैसे कि सपोज अगर मैं NiCO4 की बात कर रहा हूं तो Ni यहाँ पे क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। अब जब ये कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम मेटल कार्बोनिल बोलते हैं, यहाँ पे पहला तो ये होता है, हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा निकल को, पर साइमल्टेनियसली निकल भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वापस से बैक डोनेट करता है कार्बोनिल को, जिसके कारण बहुत सारी चीजें होती है। पर यहाँ पर हमारा मेन फोकस क्या है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल क्या करता है, बैक डोनेशन करता है, और इसी बैक डोनेशन के कारण ही हमें एक नई प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जो कि है सिनर्जी, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जी। So this thing is seen mostly in the carbonyl because there your metal is in the zero or low oxidation state. So from this topic, the question was asked in 2015. अब हम बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्टिविटी की, जो कि डिपेंड करती है इसके E0 वैल्यू पे। ऑफ कोर्स E0 वैल्यू क्या है, हमारा एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है उसे हम क्या बोल रहे हैं, E0 वैल्यू। तो ट्रांजिशन मेटल जो है अपने केमिकल रिएक्टिविटी में वाइडली वेरी करती है, और ज्यादातर जो इनमें से होते हैं वो मिनरल एसिड को डिसॉल्व कर लेते हैं, पर इसमें से कुछ क्या होते हैं नोबल, मतलब दे कैन नॉट डिसॉल्व द एसिड, ओके, दे नॉट बी डिसॉल्व इन द एसिड, एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल एसिड नोन, ओके। सो कुछ नोबल होते हैं, पर ज्यादातर क्या होते हैं इनमें से डिसॉल्व हो जाते हैं मिनरल एसिड में। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है हमेशा हमें कि एक्सेप्ट कॉपर, ओके, एक्सेप्ट कॉपर ऑल अदर आर डिसॉल्व्ड इन द एसिड, ओके। कॉपर डिसॉल्व नहीं होता, इसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड H+ लेना पड़ता है, तभी कॉपर डिसॉल्व होता है, क्योंकि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी सारे 3D एलिमेंट्स का नेगेटिव है। इसी कारण से
उसी तरीके से ई नॉट वैल्यू फॉर मैंगनीज, निकल, जिंक आर मोर नेगेटिव देन द expected from the general trend. Whereas the stability of D subshell in Mn2 plus and completely filled D subshell D10 in zinc are related to their E0 value. तो ये डिप किस लिए आ रहा है, ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किस लिए आ रही है, क्योंकि इनके पास D5 और D10 जैसे कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मैं निकल की बात करूं तो निकल के पास जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है वो हाईली नेगेटिव होता है। इसी कारण से हम यहाँ पे एक ज्यादा नेगेटिव E0 वैल्यू देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, जो कि कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और ज्यादा नेगेटिव बनाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, पहला तो आयन में कन्वर्जन और दूसरा इनका डिसोल्यूशन इन द वाटर। तो टिल दिस पॉइंट एनीवन हैज एन इशू? So Mn3 plus and CO3 plus they are the strongest oxidizing agent, means they can be reduced easily. ये क्या करेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसका ऑब्वियस रीजन है कि Mn3 plus D5 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। Similarly, the ions Ti2 plus, V2 plus and chromium 2 plus are strong reducing agent because on losing the electron, they go to a stable electronic configuration. And upon dissolving, they will liberate hydrogen gas in a dilute acid. अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया था 2020 नीट 2020 में, क्रोमियम, जैसे कि क्रोमियम 2 प्लस जो है वो 2 H प्लस के साथ डिसॉल्व हो जा रहा है, मतलब डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व होकर के क्या दे रहा है हमें, क्रोमियम 3 प्लस दे रहा है। तो क्रोमियम यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जब भी आप कोई सब्सटेंस को सपोज किसी मैग्नेट के सामने ले आते हो तो दो टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है, एक है डाईमैग्नेटिज्म, एक है पैरामैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये अप्लाइड फील्ड से रिपेल होते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो इसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, जब आप कोई मैग्नेट सामने ले जाओगे तो वो उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जो एक तो अब पैरामैग्नेटिक केस में जो अट्रैक्शन होता है वो फीबल होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक में ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। जो अपने कंपाउंड होता है, फिर जो एलिमेंट जो सब्सटेंस हमने लिया है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये तो हो गई इनकी क्वालिटेटिव स्टडी। अगर मैं क्वांटिटेटिव स्टडी की बात करूं तो ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दो टाइप के हमारे मैग्नेटिक बिहेवियर है, एक है कंट्रीब्यूशन आता है आपके ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन और एक आता है स्पिन कंट्रीब्यूशन। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन है, वो है स्पिन कंट्रीब्यूशन, जो कि अपने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम स्पिन ओनली फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो म्यू विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n+2। और म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसे हम बोर मैग्नेट्रॉन की यूनिट में लिखते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो यहां देखो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप देख सकते हो ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ये अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है और ये ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। सो दिस फॉर्मूला इज फैंटास्टिक, राइट? यू कैन सी दैट द वेरिएशन इज वेरी लेस एंड इट इज टोटली थ्योरेटिकल। अब जो ये स्मॉल वेरिएशन आ रहा है, मैंने कहा था कि दो कंट्रीब्यूशंस होते हैं, पहला होता है ऑर्बिटल, दूसरा होता है स्पिन। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, पर कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट दिखता है यहाँ पे, जैसे कि 173 आने की जगह 1.75 आ रहा है, ये 2.84 की जगह 2.76 आ रहा है। अगेन थोड़े मोड़े और भी एनॉमलीज है, पर कहीं ना कहीं अगर एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को इतने अच्छे तरीके से
लाइन अप करे तो आप कह सकते हो कि दिस फॉर्मूला इज वेरी appropriate. Next, we'll talk about the formation of colored ions. हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें जब भी हम कलर की बात करते हैं तो उसमें जो पहला फैक्टर डिस्कस करना होता है वो है डी ट्रांजिशन. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर लेते हैं दो सेम सेट ऑफ एनर्जीज के ऑर्बिटल्स में, और जब इनके बीच में जब ट्रांजिशन होता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन. अब यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी कलर एब्जॉर्ब हो रहा है उसका अपोजिट कलर ही हमारा जो भी मेटल आयन है या फिर कॉम्प्लेक्स है वो शो करेगा. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. So we know that complex compound are what? Complex compound are the coordination compound which can be binded to a number of anions or neutral molecules, giving the complex species with characteristic properties. So if I talk about the capability of transition metal, so transition metal जो है वो highly capable है complex compound बनाने के लिए, क्योंकि इनका साइज जो होता है वो कंपेरेबली कम होता है और चार्ज और आयनिक चार्ज है वो भी ज्यादा होता है, और साथ ही साथ जो डी ऑर्बिटल वैकेंट प्रेजेंट है उनमें ये लीगेंड के इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है. तो इन तीनों प्रॉपर्टी के कारण ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आसानी से बना पाते हैं. नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी. सो कैटालिटिक प्रॉपर्टी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, और इसी के कारण ये कॉम्प्लेक्स भी बना पाते हैं. नेक्स्ट जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी डिस्प्ले करने का जो एक और कारण है मेटल्स का वो है इनका सरफेस एरिया. सो ऑन दिस सरफेस दे फॉर्म बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट फॉर विच वी आर कैटलाइजिंग द रिएक्शन. ओके, और अगर सपोज मैं अगर गैसेस की बात करूं तो गैसेस का जो कंसंट्रेशन होता है, अगर मैं नॉर्मल एयर की बात करूं तो वो उनका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है क्योंकि ये दूर दूर फैले हुए होते हैं. अब सपोज इनको हमने क्या किया, इनको हमें सरफेस पे एब्जॉर्ब करा लिया, तो अब ये मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, एक दूसरे के सामने आ गए, कंसंट्रेशन बढ़ गया. वही वही जो इनका कंसंट्रेशन कम था वो कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, जिस कारण से हम क्लियरली देखेंगे कि हमारा रिएक्शन क्या हो पा रहा है, आसानी से हो पा रहा है. लास्ट, द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. सो इसके बाद एक और पॉइंट है एलॉय. तो दिस इज द सेकेंड लास्ट आई वुड से. तो हमें पता है कि जो ये मेटल आयन है एज कंपेयर टू द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, और यू कैन से द फर्स्ट पीरियड ऑफ द एंड द सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड ऑफ द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर कंपेरेटिवली लार्जर. अब ये लार्ज साइज के है तो क्या होगा कि इसके बीच में जो छोटे आपके एलिमेंट्स है वो आकर के इंसर्ट कर जाएंगे, है ना, जिसके कारण एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यूनिट बनेगा. और ये जो इंटरेक्शन होता है इनके बीच में वो ना ही टिपिकली आयनिक होता है और ना ही कोवेलेंट होता है. एग्जांपल के लिए टाइटेनियम के बीच में कार्बन का इंसर्शन, मैंगनीज में नाइट्रोजन का, आयरन में हाइड्रोजन का, वेनेडियम में देखे जा सकते हो आप हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है वो आपके स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. इस केस में टाइटेनियम के केस में भी हाइड्रोजन जो 1.7 अमाउंट में प्रेजेंट है. अब इनका जो इंसर्शन है वो क्या कर रहा है, हमारे मेटल की डेंसिटी को बढ़ा रहा है और उसके रिजिडिटी को भी कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है. सो व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड्स? फर्स्ट इज दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट and it is higher than those of the pure metals. Second is they are very hard, and their borides approach diamond in hardness. तो अब इनके बोराइड्स अगर लोगे तो वो as hard as diamond appear होंगे. नेक्स्ट, मेटालिक कंडक्टिविटी पे कोई भी असर नहीं पड़ता. और लास्टली ये केमिकली और भी इनर्ट हो जाते हैं. लास्ट जैसा कि मैंने कहा वो क्या है, वो है एलॉय फॉर्मेशन. ठीक है, अब बात करते हैं हम एलॉय की. एलॉय क्या होता है? एलॉय एक
होमोजीनियस आपका सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है, जो कि दो मेटल एटम्स को बना के बनता है ना। आप कोई भी दो मेटल लो और उनको आप मिक्स करो, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाओ, और यहाँ पे जो एटम का पोजीशन है वो भले ही रैंडम हो, पर हमारा मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस होता है। और इसी ब्लेंड को हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। अब ये जो एलॉय है उसको बनाने के लिए कुछ सर्टेन कैरेक्टेरिया आपको फिल करना चाहिए। सबसे पहले इनका रेडियस सिमिलर होना चाहिए, नहीं तो आपका जो यूनिट है वो लैटिस जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। अब मैं पूछूं अगर कि ये एलॉय हम बनाते क्यों है, होता क्या है ना कि कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो सर्टेन एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज एक मेटल में नहीं मिलती, इसीलिए हम जिन भी मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज है उनको मिला के एलॉय बना लेते हैं। जैसे सपोज कोई अगर हार्ड इनफ है और सेकंड कोई अगर कंडक्टिंग है, ठीक है, तो अब हमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज चाहिए कहाँ पे, तो हीटर का जो कॉइल होता है वो हार्ड भी होना चाहिए, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो कंडक्ट भी करना चाहिए आपने हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग ऐसे दो मेटल्स मिला करके एक सर्टेन टाइप ऑफ एलॉय बनाते हैं जिससे हमारा काम हो सके। और एक और जो इसका एप्लीकेशन है, सपोज आपको स्टेनलेस स्टील की बात करो, तो स्टेनलेस स्टील नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्टेन नहीं होगा। अब स्टेनलेस स्टील बनता कैसे है, सो इट इज एलॉय फेरस एलॉय लाइक क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनियम एंड मैंगनीज। ओके, इट इज एलॉय ऑफ दीज मेटल्स। तो हमारा दो सेक्शन खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया हमने, और हमने साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिस्कशन कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड है उनके बारे में डिस्कशन। So these are used in the leather industry and also for the oxidated. Okay, so they are used as the oxidant in the preparation of many azo compound. And how they are prepared? They are prepared from the chromate, which are obtained from the fusion of chromite ore with the sodium और potassium carbonate. तो जब भी आप क्या करो, Fe2CrO4 लो, जो कि इसका मेन ओर है, ओर मतलब जहां से हम स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना। अगर इस ओर को आप सोडियम या पोटाशियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पोटाशियम या फिर सोडियम डाइक्रोमेट मिलेगा, सॉरी क्रोमेट मिलेगा, जिससे फर्दर आप डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा रिएक्शन। हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, इसको ट्रीट किया किससे, ओर से, क्रोमाइट ओर से, जिससे हमें क्या मिला, सोडियम क्रोमेट मिला। ओके, अब ये जो सोडियम क्रोमेट का येलो सॉल्यूशन है, इसको हम फिल्टर कर लेंगे by acidifying it with the sulfuric acid to give a solution. Then जैसे इसे हम एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, एंड दिस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इजीली। तो ये रहा हमारा रिएक्शन। तो इफ वी आर जस्ट एसिडिफाइंग द क्रोमेट वी आर गेटिंग द डाइक्रोमेट। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि पीएच बढ़ाने से हमारा क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम इसमें बेस ऐड करेंगे डाइक्रोमेट में तो वापस से क्या होगा, ये डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब लास्टली हमें क्या करना है, ये जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन, इसे हम ग्रीन बना सकते हैं ऑन पासिंग SO2। अगेन हमें Na2Cr2O7 मिला, इसे हमें K2Cr2O7 में कन्वर्ट करने के लिए किसी पोटाशियम सॉल्ट से ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, और जब भी जैसे ही हम इसे पोटाशियम सॉल्ट से ट्रीट करेंगे तो हमें K2Cr2O7 मिलेगा, विच ऑन पासिंग विद SO2 गिव्स अस द व्हाट, ग्रीन कलर। ओके, दिस गिव्स अस द ग्रीन कलर विच इज Cr2SO4 होल थ्राइस। नाउ ऐसा क्यों होता है, सो अब ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट मिलता है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड इट इज दैट योर sodium dichromate is more soluble, so it remains in the solution, but as soon as we convert this into potassium dichromate they get out of the solution due to its low solubility. And how it can be prepared, so as I said earlier, आपको क्या करना है, सोडियम डाइक्रोमेट को ट्रीट करना है पोटाशियम से के किसी सॉल्ट से, और वो सॉल्ट कौन सा है,
वो सॉल्ट है पोटाशियम क्लोराइड। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो 3 स्टेप है, सिंपल है। पहला आपका ओर मिला, ओर को आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज किया, आपको पोटाशियम क्रोमेट मिल गया। एसिडिक कंडीशन में आपने इसको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर दिया, और डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होते ही आपने इसको सोडियम वाले पार्ट को रिमूव करने के लिए एक पोटाशियम सॉल्ट से ट्रीट करके पोटाशियम डाइक्रोमेट फाइनली बना लिया, जो कि आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड था। जैसा मैंने कहा था कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो है वो आपस में इनकन्वर्टिबल है। कैसे इनकन्वर्टिबल है? पीएच के कारण। पीएच के कारण क्या? इनकन्वर्टिबल है। सो K2CrO7 solution become orange to yellow as the pH is increased। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो भी पीएच को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि बेसिक कंडीशन आ रहा है, मतलब डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। और हमें पता है कि डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का है और क्रोमेट येलो कलर का होता है। सो दिस इज द कन्वर्जन। So these are the two conversion you can see. If we are increasing the H plus concentration, or you can also say decreasing the pH, we are getting the dichromate. And if we are increasing the OH minus concentration or decreasing the H plus concentration, we are getting the chromate. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर गिवन है, क्वेश्चन से आ चुके हैं कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्रोमेट आपका क्लियरली आपको दिख रहा है, ये टेट्राहाइड्रल है। डाइक्रोमेट में भी 2 टेट्राहाइड्रल यूनिट्स प्रेजेंट है, पर ये आपस में कंबाइन होकर के एक डाइमर टाइप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। सो एज आई हैव सेड, द क्रोमेट इज टेट्राहाइड्रल, वेयर इज dichromate consists of 2 tetrahedral unit which are having a same center, which is oxygen. Okay, and this angle between CrO Cr is 126 degrees. अब दोनों ही जो सोडियम और पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। सो ये रहा आपका रिएक्शन। जैसे ही आपने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया, क्रोमियम क्या हुआ? क्रोमियम खुद रिड्यूस हो गया, मतलब दूसरे को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, और इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल है, वो बहुत ही ज्यादा है। सो वी कैन से इजीली दैट योर डाइक्रोमेट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ और इसके जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है उनको देख लेते हैं। आयोडाइड्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आयोडीन में। यहाँ पे अगेन हम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ मूव कर जा रहे हैं, नेगेटिव से। सल्फाइड्स को सल्फर में, टिन in the 2 oxidation state to tin in the 4 oxidation state, and iron 2 salts to iron 3 salts। और ये जो हाफ रिएक्शन है उन गिवन है यहाँ पे नीचे। सबसे पहला आयोडाइड का आयोडीन में कन्वर्जन, और टिन 2 प्लस का टिन 4 प्लस में कन्वर्जन। और ये याद रखना, ये सारे जो रिएक्शन है ये डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में हो रहे हैं। उसी तरीके से सल्फाइड का सल्फर में कन्वर्जन, और आयरन 2 प्लस का आयरन 3 प्लस में कन्वर्जन। और लास्टली जो इन सब के रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ भी हमने एक इक्वेशन रखा है। सो दिस इज द Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस कन्वर्जन। इफ यू जस्ट कपल इट विद द डाइक्रोमेट रिडक्शन, इट कैन बी सीन लाइक दिस। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 7 to the 14, 14 and -2, that gives you 12, 12 by 2 gives you 6. So here on the left hand side is in the +6 oxidation state, whereas on the right hand side it is in the +3 oxidation state। अब हम बात करेंगे पोटाशियम परमैंगनेट की। तो पोटाशियम परमैंगनेट का जो प्रिपरेशन है वो कैसे होता है? सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर फ्यूजिंग MnO2 विथ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। और ऐसा करते ही हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है पोटाशियम मैंगनेट विच इज K2MnO4। पर हमारा जो फोकस है वो किस पे? पोटाशियम परमैंगनेट के फॉर्मेशन पे। सो इफ वी जस्ट एसिडिफाई और जस्ट keep it neutral also, then the K2MnO4 is not stable and it gets disproportionate to give us the
परमैंगनेट। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2013 में। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल 4 पेज का आपका सारा 4 स्लाइड में सारा का सारा रिएक्शन है। अगर आप इन 4 स्लाइड के रिएक्शन को याद कर लो तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। और बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन से सारे काउंट करोगे आप तो 10 to 12 इक्वेशन है और आपको मार्क्स दे के जाएगा ये, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। फिर जैसा मैंने बताया, पहला रिएक्शन क्या है, MnO2 का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूजन टू गिव अस द पोटेशियम मैंगनेट, एंड इन द एसिडिक कंडीशन द डिसप्रोपोर्शनेशन टू गिव अस द पोटेशियम परमैंगनेट। So you can see here that a manganese 2 salt is oxidized to peroxo disulfate to permanganate. Okay. So here is your reaction कि Mn2 प्लस को हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा Mn2 प्लस फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, S2O2 माइनस जो कि peroxo disulfate है, उसे ट्रीट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट मिल रहा है। सो ये भी एक प्रिपरेटरी मेथड है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए। अब ये जो KMnO4 सॉल्यूशन आता है वो पर्पल कलर का होता है और SO2 गैस पास करते ही ये डिसअपियर कर जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के केस में ये चीज हम देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, कलर डिसअपियर हो जाता है। याद करो पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में क्या हो रहा था। तो आई लीव दिस थिंग टू यू, यू कैन जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द पैसेज ऑफ SO2 थ्रू द K2Cr2O7 सॉल्यूशन। तो ये हमारा इक्वेशन है, KMnO4 plus 5SO2 gives us H2SO4। अब थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करूं तो ये डार्क पर्पल होता है, ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक अ ब्लैक क्रिस्टल, और ये आइसोस्ट्रक्चरल होता है KClO4 के से, ठीक है। KClO4, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ KClO4 देन इट इज टेट्राहेड्रल ऑफ कोर्स, और ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, इसकी सॉल्युबिलिटी है 6.4 ग्राम per 100 gram of water at 293 Kelvin, and on heating at 513 Kelvin it decomposes. So here is your reaction, KMnO4 is getting decomposed to K2MnO4 and MnO2। जैसा मैंने कहा था ClO4 माइनस से ही स्ट्रक्चर सेम होता है, इसका आइसो स्ट्रक्चर होता है दोनों। तो MnO4 माइनस है, MnO4 2 माइनस है और MnO4 माइनस है। दिस इज मैंगनेट एंड दिस इज परमैंगनेट, वन इज ग्रीन and the other is purple in color. So they both are tetrahedral. The pi bonding takes place by overlap of p orbital and d orbital of the metal, so we call it as the p pi d pi bonding. And the green magnet one, this one is paramagnetic because of the unpaired electron, whereas the permagnet is diamagnetic. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो मैंगनेट है वो पारामैग्नेटिक है और जो परमैग्नेट है वो डायमैग्नेटिक है। अब बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। अगेन ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयरन 2 प्लस को आयरन 3 प्लस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में ले जाता है और आयोडाइड्स को फ्री आयोडीन में बदल देता है। तो कुछ कुछ सेम रिएक्शन ये आप देख सकते हो, नाइट्राइट वाले रिएक्शन को छोड़ के आयरन 2 प्लस टू आयरन 3 प्लस आपने देख रखा है, यही काम K2Cr2O7 भी कर रहा था और आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करने का काम भी K2Cr2O7 कर रहा था। यही सेम चीजें KMnO4 भी कर पा रहा है। साथ ही साथ ये इस ऑक्सलेट आयन को कन्वर्ट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऑल आर द से ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द KMnO4। So what happens in the acidic solution? Okay, I said you that iodine is liberated from potassium iodide. So ये हमारा रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, वो हाफ रिएक्शन था। उसी तरीके से Fe2 plus which is green is converted to Fe3 plus which is yellow. ऑक्सलेट आयन को किस में कन्वर्ट किया था हमने, ऑक्सैलिक एसिड में। So this is happening at 333 Kelvin.
and your hydrogen sulfide is again getting to sulfur, which can be precipitated. So this is your reaction. S2 minus on, say you can say, oxidation by KMnO4 gives us 5 moles of sulfur. Similarly, सल्फरस एसिड या फिर सल्फाइड को भी ऑक्सीडाइज किया सकता है सल्फर में या फिर सल्फरिक एसिड में. So this is the related reaction for that. नाइट्राइट को मैंने क्या रखा था, नाइट्रेट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रेट में. So this is your nitrite and this thing is getting oxidized to NO3 minus, whereas your MnO4 minus is getting reduced from +7 oxidation state to +2 oxidation state. Lastly, the reaction of KMnO4 with H2O2 in acidic condition gives us the, so you can see that H2O2 is getting oxidized to O2, right? It is getting oxidized to O2. अब देखते हैं कि न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है. तो if I talk about the neutral or faintly alkaline solution, then also we can see iodide getting converted to iodate. So this is your reaction. I minus is getting converted to IO3 minus. Similarly, sulfate is oxidized quantitatively to sulfate. So this is your reaction. And manganese salt is getting converted to MnO2. And the presence of zinc sulfate or zinc oxide catalyzes the reaction. अब इस यहां से हमारा क्या हो गया, डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया. उससे रिलेटेड कंपाउंड भी हमने देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे वो भी हमने कवर कर लिए. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज होती है, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स. लेंथेनॉइड्स 14 elements and they are following lanthanum, whereas actinoids are also 14 elements but they are following actinium. So जैसे कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट से फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की, उसी तरीके से हम इनके भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे. So overall there is a decrease in the atomic and ionic radii if we move from lanthanum to lutetium. Okay, and this is a unique feature in the chemistry of lanthanoid. पर ये जो एटॉमिक साइज में जो रिडक्शन है वो रेगुलर नहीं रहता है. अगर मैं बात करूं M3+ आयंस की, पर जो ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज है वो चीज यहां फॉलो होती है. ठीक है, so the contraction is of course similar to that observed to ordinary transition series, and again this thing is attributed to the imperfect shielding of the 4f electrons. क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, इसी कारण से साइज में जो ये इरेगुलरिटी है वो देखने को मिलती है. नाउ जो कॉन्ट्रैक्शन के जो मैंने कहा जो इरेगुलरिटी है उनमें से एक इरेगुलरिटी है ज़ायरकोनियम और हफनियम के रेडियस का ऑलमोस्ट सेम होना, which is 160 picometer and 159 picometer. So this is the result of lanthanoid contraction and on the account of for their occurrence together in nature and the difficulty level in the separation. अब क्योंकि साइज सेम है, ठीक है, साइज सेम है तो सारी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इनको अलग करना भी बहुत मुश्किल है. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट. So in lanthanoids they can show the +2 and +3 oxidation state. वही मैं अगर बात करूं +4 की तो C जो है जो कि सीरियम है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, पर जैसे ही इसे आप एज ए बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करोगे ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकेगा और C4+ से तुरंत C3+ में चला जाता है. अब C4+ जो स्टेबल है वो इसीलिए है क्योंकि ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है. And the conversion of C4+ to C3+ is very good because of the positive reduction potential of 1.74 volts. And for that reason,
It is used as a good analytical reagent, and this reaction is very very slow. अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ lanthanum एंड lanthannoids. तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो अगर मैं बात करूं आपके lanthannoid वाले पार्ट से, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट के लिए वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. और आप देख सकते हो 2012, 2013 और 2024 तीनों ही साल यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं. सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको इसे याद रखना है तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई, आप बताऊंगा आपको. तो कैसे, ये ट्रिक कैसे है? So starting from 1, we move to 3, 4, 5, then 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. सॉरी, यहाँ पे 3 एनोमलीज है साफ साफ. सारे के सारे जो lanthannoids है उनमें ये होना चाहिए कि आपका d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होना चाहिए और f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल्ड होना चाहिए. पर 3 जो यहाँ पे एनोमलीज है वो कौन कौन है? पहला है सीरियम का, दूसरा है गैडोलिनियम का, और तीसरा है ल्यूटेनियम का. ठीक है, अब इन तीनों में क्या है, एनोमलीज क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल में नहीं जाके 5d में जा रहे हैं. तो अगर आप इन 3 एक्सेप्शंस को याद रख लो, ये 3 ही एक्सेप्शंस है कॉन्फ़िगरेशन में. सिर्फ क्या हो रहा है इनमें, इन तीनों में आपका इलेक्ट्रॉन f में नहीं जाके d में चला जा रहा है. देख सकते हो आप, क्लियर है बिल्कुल ये. तो सीरियम, गैडोलियम एंड ल्यूटेटियम. वहीं अगर मैं 2+ की बात करूं तो 2+ में जनरल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे 2 बचते हैं हमारे 4s7, 5d1 एंड 4f14, 5d1. अब मैं आपसे पूछूं कि क्या कारण है इस एनोमली का, तो आप क्लियरली बोल दोगे कि यहाँ पे 4f7 और 4f14 प्रिफरेबल था इसीलिए. ठीक है, सीरियम के केस में कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे काउंटर एक्सप्लेनेशन है, पर अभी इस पॉइंट पे उनका डिस्कशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू द 3+. सो ऑन 3+, योर lanthanum is moving to a noble gas configuration, whereas the later on are progressively filled. So 1 to 14 we can see it very clear. वहीं अगर मैं 4+ की बात करूं तो मैंने कहा था कि सीरियम क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है, इसीलिए इसका 4+ क्या है, स्टेबल है. पर ये क्या करता है, तुरंत 3+ में जाने के लिए आप बोल सकते हो अवेलेबल होता है, जिस कारण से ये एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है. यहाँ पे इनकी रेडियस भी दी गई है. तो we can see that it is going from 87 to 83, 82, 81, 81. So this is having an anomaly here. First of all, 80, then again an anomaly here. Then 178, 76, 75, 74, 73. तो बहुत ही मतलब ट्रेंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दो जगह पर आप देख सकते हैं नॉर्मली है, पर ऑलमोस्ट एक तरीके से तो आप बोल सकते हो -1 यूनिट हो रहा है हर हर स्टेप. ठीक है, अब बढ़ते हैं एक्टिनोइड्स की तरफ. एक्टिनोइड्स के पास भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम थोरियम मूविंग टू लॉरेंसियम. देन टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनियम एंड एक्टिनोइड्स. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगेन इसमें भी अगर मैं बात करूं तो 4 एनोमलीज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो हाफ फील्ड वाला तो केस यहाँ है ही. अगेन यहाँ पे 3 और आया है अपने साथ, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम. सो I would say there are 3 anomalies because these are not the anomalies but a perfect example of maximum say Hund's rule of maximum multiplicity. और उसी तरीके से अगर आप बात करो पिछले वाले केस में तो वहां पे भी एक ही एनोमली काउंट करूंगा मैं. तो here 3 and there 1. Okay, then if I talk about the actinoids, तो इनकी स्टडी हम ज्यादा नहीं कर पाते क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिव है. As I told you that they should have the 7s2 and they are having the 7s2, but there is a variable occupancy of 5f and 6d. अब बात करते हैं कुछ ट्रिप्स, ट्रिक्स और कैलकुलेशन की. सबसे पहले
जो फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट था वो था टेक्नेटियम, विच इज हैविंग अ एटॉमिक नंबर ऑफ 43. हियर टेक्नेटियम इज आर्टिफिशियल. एल्निको जो है वो एलॉय है एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल का, और रेस्ट उसमें आयरन होता है. एंड दिस थिंग इज व्हाट इज द मैग्नेट विच यू सी इन डे टू डे लाइफ. आफ्टर दैट इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में अलग तरीके से बिहेव करता है, केमिकल इक्विवेलेंस डिफरेंट होता है, बेसिक में डिफरेंट होता है, और एल्कलाइन में न्यूट्रल में भी डिफरेंट होता है. जैसे कि एसिडिक के केस में मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 हो जाएगा इसका, एल्कलाइन के केस में मॉलिक्यूलर वेट बाय 1, और न्यूट्रल के केस में मॉलिक्यूलर वेट बाय 3. तो 1, 3, 5. Then the enthalpy of vaporization for vanadium is maximum because it has a stable D5 configuration. Then there is a decrease from chromium to manganese in the 3D series except the zinc. फिर मैं अगर बात करूं volumetric titration with KMnO4 of is done in the presence of dilute H2SO4 but not in the presence of HCl or HNO3 because HCl is oxidized to Cl2 and HNO3 is itself a strong oxidizing agent. So हम इनका वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन KMnO4 का H2SO4 में ही करते हैं, ना कि HCl या फिर HNO3 में, क्योंकि हमें पता है कि ये नाइट्रेट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि KMnO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम. एंड फॉर दिस रीजन it can convert the alkyl benzene to benzoic acid, but this thing cannot be done by K2Cr2O7. इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, आप देख सकते हो कि ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है MnO4 माइनस का Cr2O7 माइनस से. What about the color of KMnO4? So it is purple in color, and this thing is arising due to DD transition. Electronic transition. But this electronic transition is not DT, because since the metal has no D electron, because manganese it has +7 oxidation state, तो DD transition के लिए D वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होना इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन D में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि मैंगनीज का ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें ये D0 में रहता है. तो इसका जो मेन कारण है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो है, पर वो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो होता है आपके लीगेंड से मेटल की तरफ, क्योंकि मेटल हमारा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है इसे, जो कि लीगेंड प्रोवाइड करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इसी ट्रांजिशन के कारण इसमें कलर देखने को मिलता है हमें. So this thing is written in detail here that when we promote an electron from the highest energy molecular orbital in MnO bond to an empty d orbital, you can see that the electron is going from where to where? Ligand to metal. So this is LMCT, ligand metal charge transfer, and the charge transfer is occurring from the O2 minus to the metal atom. Clear? So you can, if you have any doubt, you can just ask it in the forum, and I also request you all to attempt the DPPs and PYQ from the link given in the chat section. So with this we have completed the theory part. अब हम कुछ इससे रिलेटेड PYQs करेंगे. अब हम मूव करते हैं DNF ब्लॉक के नीट PYQs की तरफ. सो पहला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक. क्वेश्चन क्या था? नेम द गैस दैट कैन इजीली डीकलरिश एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. क्या होगा इसका आंसर? वेरी सिंपल. एनीवन? So whoever knows the answer, they can write it in the chat section. You have to say that which of these gas is capable of decolorishing the acidified KMnO4. So 4 options are SO2, NO2, P2O5 and CO2. So this is a direct question from the lecture which I have taught you just now, and this question was asked in the NEET 2017. Hopefully इसका आंसर क्या होगा? SO2 होगा. ये हमने देख रखा है पहले, है ना? SO2 गैस क्या करता है?
कलरलेस बनाता है KMnO4 को। सो दिस इज फॉर, सो इज दिस पॉसिबल? SO2 is true or not? So this is SO2. Okay. Correct answer क्या हो गया हमारा? SO2. So we can use the concept of 18.1, 18.2 and 18.5 of the booklet to solve this question. So potassium permanganate has a purple color, and as soon as we pass the sodium sulfur dioxide, it reacts with potassium permanganate solution and decolors it. And this is the resultant equation. आगे बढ़ते हैं अब आगे। दूसरा क्वेश्चन, spin only magnetic movement is same for which of the following ions? So 5 आयंस गिवन है। क्वेश्चन के लिए सिंपल सा हिंट है, हमें क्या देखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट किसका बराबर है। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो पांचों में से जिसका भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। So what is the answer for this question? Very easy question, and it was asked in the previous year, in the last year in 2024. तो बता सकता है क्या है इसका आंसर? तो जस्ट क्विकली ट्राई टू get the electronic configuration. You should be quick with the electronic configuration, okay? So it should be on your tip. So first of all, आपको पता होना चाहिए electronic configuration क्या है इसका. So this is the formula, we know it very well, no doubt about this. So अगर मैं Ti3+ की बात करूं तो पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, 4th नंबर पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल लेंगे, so that will give us a 3d1. Okay, so n is equals to 1. There is 1 unpaired electron. What about Cr2+? 4 unpaired electron. Mn2+, 5. Fe2+, 4. And scandium 3+ will have no electrons. Or I would not say no electrons, no unpaired electrons. So therefore, हम यहां से इजिली कह सकते हैं कि Cr2+ और Fe2+ दोनों के पास ही 4 unpaired electron present. I hope there is no problem with this question because they will have the same number of unpaired electron, hence their magnetic moment will be same. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है द E0 वैल्यू ऑफ Mn3+ Mn2+ couple is more positive than Cr3+ and Cr2+ और Fe3+ Fe2+. ऐसा क्यों है? Mn3+ का जो E0 वैल्यू है वो ज्यादा पॉजिटिव होता है, मतलब ये इजिली रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू द क्रोमियम 3+ एंड आयरन 3+. तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। आपको सीधी सी ये बात बतानी है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है Mn3+ से Mn2+ के लिए वो कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सो हमें बताना है कि Mn3+ से Mn2+ में कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्या होगा। आप पूरे क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज जस्ट अ ट्रिक. You have to simply determine that what is the change in configuration from Mn3+ to Mn2+. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ज्यादा पॉजिटिव मतलब आसानी से क्या हो रहा है, ये आसानी से रिड्यूस हो पा रहा है ना। D5 कॉन्फ़िगरेशन में जाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू D4. सो ऑब्वियसली यू विल गेट D4 टू D5 बिकॉज D5 क्या है, हाफ फील्ड है ना, तो हाफ फील्ड में जाना आसान है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है. ओके, या so C will be the correct answer. Very good. So let's see the correct answer. So obviously it will be the same. D4 to D5 is option number C. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आयन का पेयर डाई मैग्नेटिक है. मतलब अगेन मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट तो लगाना ही है हमें, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए, साथ ही साथ आपको F वाले जो सीरीज है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. सो आई विल से दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट फाइंड द डिफिकल्टी ऑफ लर्निंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट. पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज याद रखनी पड़ेगी, और जैसे ही F7 या F14 की पॉसिबिलिटी बने वहां पे वो रूल लगा देना है, और जो अपने 3-4 एक्सेप्शंस थे वो याद रखना है.
पर उससे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी आपको बात बताऊं, तो C4+ को आपको पता है कि ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है ना? एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तो बात खत्म हो गई। सारे के सारे इनर कोर में प्रेजेंट है, आउटर में एक भी प्रेजेंट नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा वो ए होगा। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इंक्लूडिंग द, पर यहाँ पे मैंने YB की बात नहीं की, तो YB भी आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपके दोनों आयन पेयर को कंसिडर करना है। तो दोज हु आर सेइंग इट एज YB2+, just go for the YB2+ option, whether it is correct or not. Okay, so most of you are saying A. Let's see what is the correct answer. So correct answer is A. कैसे किया हमने इसे? बहुत ही सिंपल था, Ce4+ का निकाला, देखा कि यहाँ पे तो आउटर वाले में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। उसी तरीके से YB2+ भी अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले रहा है, तो ये भी क्या हो गया, नोबल गैस सॉरी फुलफिल्ड वाला केस अटेंड कर ले रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। उसी तरीके से C3+ की बात करूं तो क्लियरली एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो आप C4+ में, तो ये 4f1 है, ये पैरामैग्नेटिक का केस है। Eu2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक का केस है। और गैलिडोनियम में भी आप देख सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक का ही केस है। नेक्स्ट वी हैव E3+ which has 6 unpaired electron and promethium has 4 unpaired electron, and whereas this element has 5 unpaired electron. So it is obvious, right? So the correct option is C4+ and YB2+. आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस मैंने इतना नहीं किया है। जो Cu2+ आयन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है Cu+ में, ठीक है। तो अब जैसे ही आप Cu2I2 को वाटर में डिसॉल्व करते हो, ये तुरंत ही क्या करता है, वाटर में डिसप्रपोर्शनेट होकर के एक तो कॉपर बना लेता है मेटल, और एक बना लेता है Cu2+। इसका कारण क्या है, ये Cu2+ में क्यों कन्वर्ट होता है? सो since I have not discussed it, so I will just tell you directly the answer. The correct, so if anyone has, okay, C option, very good. Anyone else? So yeah, the correct option is C for this. जो भी हाइड्रेशन इंथैल्पी है ना कॉपर 2+ का, वो ज्यादा है। ओके, एंड फॉर दिस रीजन वी आर सीइंग दैट इट हैज ए ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द Cu+ आयन, और इसी कारण से Cu2I2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Cu2I2+ कॉपर मेटल में। So this is the reason, you can see it very clearly. There the hydration enthalpy of Cu2+ is -2121 kilojoule per mole. Okay, and that of that ionization potential is 745 and 1960. तो ये जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है, ये कहीं ना कहीं Cu2+ को क्या कर रही है, ज्यादा स्टेबलाइज कर रही है, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू द Cu+, and therefore stabilizing and making it more possible to remain in this oxidation state. तो जब भी अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो वहां पे ये फैक्टर को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है, अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी दैट वी रिक्वायर टू ब्रिंग आउट द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बता रखा है मैंने, मतलब इक्वेशन बता रखा है आपको। द न्यूट्रल ऑफ इन द न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 oxidize iodide to iodate. The change in oxidation state for the manganese in this case is, so this was asked in the NEET 2022। इससे रिलेटेड मैंने इक्वेशन डिस्कस किया है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंगनीज क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो पक्का है KMnO4 केस में, तो ये और ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट ऑफ हो गया। ठीक है, अब बचे दो, एक ये और एक ये। सो सम आर सेइंग ऑप्शन डी, तानवी इज सेइंग ऑप्शन डी, एनीवन एल्स? ओके, ऑप्शन डी अंकुश। ये हमें पता है कि आयोडाइड जो है जो कि I- है, वो IO3- में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ MnO4-। Okay, so let's see what is the correct answer. Everyone is saying for D, and obviously your correct option is D only. पर ऐसा क्यों है, इसको जानना भी इंपॉर्टेंट है।
है ना? इस चीज को भी जानना इंपॉर्टेंट है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों है। सबसे पहले उससे पहले ये रिएक्शन देख लेते हैं हम। ये रिएक्शन था हमारा, है ना? हमें क्या मिल रहा था? MnO2 मिल रहा था। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 है। और अगर आप इसमें देखोगे तो सब डी कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमोनियम, मैंगनीज। तो इफ यू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स, वी आर गेटिंग अ D3 कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिल रहा हमें? D3 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। MnO4 माइनस का स्टेट क्या था? टेट्राहेड्रल शेप था। आप याद करो, ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल शेप में रहता है। टेट्राहेड्रल शेप के केस में अगर आप इसके स्प्लिटिंग को देखो और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो ये जो D3 बन रहा है वो क्या कहलाएगा? सॉरी, MnO2 के केस में जो D3 बन रहा है वो क्या कहलाएगा? स्प्लिटिंग के केस में वो कहलाएगा आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। So this question is a direct consequence of the splitting thing. Okay, not for tetrahedral, हम इसके लिए नहीं, इसके लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? स्टेबल होता है। So this is the theory behind it. Okay, so splitting thing. पर आपको एग्जाम में ये चीज याद रखनी डायरेक्टली कि हमारा जो इक्वेशन था वो ये था। अगर आपको इक्वेशन पता है तो आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन एंड गेट योर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। नेक्स्ट, gadolinium has a low value of third ionization enthalpy because of high exchange enthalpy, high electronegativity, high basic character, and small size. So, what is the correct answer for this? So, this was asked in the NEET 2022. So, the correct answer is high exchange enthalpy. अब हाई एक्सचेंज एंथैल्पी क्यों हो रहा है, इसका आंसर बताओ। कोई बता सकता है इसका करेक्ट आंसर हाई एक्सचेंज एंथैल्पी क्यों है? Whoever is saying option A, why it is so? क्योंकि जब आप गैलोडेनियम 3+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो वो एक हाफ फील्ड का केस बनता है। ठीक है? ओके, इट्स फॉल्स, आई थिंक इट्स फॉल्स ना, फुल फील्ड और हाफ फील्ड, या इट मींस दोनों में से किसी एक का केस बनता है। और जब भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड का केस आता है तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है? इसी कारण से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। सो गैलोडेनियम इज अ 3+ due to high exchange energy, or you will also say high exchange enthalpy, we get the stable thing. Next question, identify the correct statement. Options given है, the transition metal and their compound are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation to form complex. बिल्कुल सही, ये मैंने बार बार बता रखा आपको, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल ही। सेकंड स्टेटमेंट, interstitial compound, okay, someone is saying option C, let's see. So interstitial compound are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal. ये भी सही है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं इस स्टेटमेंट में। The oxidation state of CrO42- and Cr2O72- are not the same. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप निकाल के देख लो, दोनों ही केसेस में क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगा। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट क्या है? Cr2+ is a strong reducing agent than Fe2+। और ये ऑब्वियस है क्योंकि D4 कहाँ चला जाएगा? D3 में, और D3 में जाते ही क्या होता है? स्प्लिटिंग वाले केस में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ओके, so it is a stronger reducing agent than Fe2+. So what is the oxidation state of chromium in both these cases? Anyone? What is the oxidation state of chromium in both these cases? If it is same, what is the oxidation state? So whoever has told option C, Rishita, Sharan, Kuljit, what is the reason behind it that we are getting the same oxidation state, and what is that same oxidation state? Is it +7? It is +6, +5? Just try to find out. It's very easy to solve the oxidation state problem. आपको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे -2 है। 4 2 8 -2, that will give you
a +6 oxidation state on chromium. Okay, so Sharanpreet is saying +3. Okay, no, -2 and +6 is not possible. Yeah, +6. Okay, so in both the cases, chromium will have a oxidation state of +6. So whoever is thinking it +6, you are absolutely correct. आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ना, 4 2 8 -2 विल गिव यू 6. और उसी तरीके से आप अगर Cr2O7 2 माइनस में देखोगे तो एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 2 14 -2/2. So 14 -2 is 12/2. That will give you 6. So both will have the +6 oxidation state. So this statement is certainly wrong. तो वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, they both will have the +6 oxidation state. Next question. Which one of the following ions exhibit DD transition and paramagnetism at will? मतलब ये पारामैग्नेटिक भी होना चाहिए और डीडी ट्रांजिशन भी शो करना चाहिए. दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी है ना. तो पारामैग्नेटिक के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और डीडी ट्रांजिशन के लिए, तो डीडी ट्रांजिशन के लिए आपको स्प्लिटिंग थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए. स्प्लिटिंग का मतलब है आपका जो शेल है, डी सबशेल, वो फर्दर आपका स्प्लिट करता है T2G और EG में, है ना. और ऐसा करने पर अब क्या होता है कि डी और डी जो है, दोनों डी जो ऑर्बिटल है वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में है. अब इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण डीडी ट्रांजिशन होता है. तो ऑप्शन सी, तो MnO4 2-. एनीवन एल्स? ऑप्शन सी. तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो ऑफ मैंगनीज का, 4 2 8 -2 विच इज व्हाट, विच इज +6. +6 मतलब एक डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब डीडी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है. कुलजीत, MnO4- में डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है. आप देख सकते हो डी वाले पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. आप निकाल लो 4 2 8 -1, दैट इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं. मैंने बताया भी था कि MnO4 में जो कलर आता है वो चार्ज ट्रांसफर के कारण आता है, ना कि डीडी ट्रांजिशन के कारण, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. उसी तरीके से ना क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी इलेक्ट्रॉन दोनों ही स्टेट में +7 में है, दोनों के केस +6 में, तो इन दोनों में भी क्या है, डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और ना ही MnO4- प्रेजेंट है. तो इस तरीके से आप बिना आगे वाली चीज को आइडेंटिफाई क्लियरली बोल सकते हो, क्योंकि ए, बी और डी में इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है ही नहीं. तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है तीनों का, इसीलिए ये डीडी ट्रांजिशन तो शो करेंगे ही नहीं. डी ट्रांजिशन के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाना है, डी इलेक्ट्रॉन को. अब डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है इन तीनों में, डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है. इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज हियर, +6. कोई बता सकता है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है MnO4 2- में? नो प्रॉब्लम कुलजीत, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन नो नीड टू वरी. सो MnO4 2- में बता सकता है कोई कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के. मैंगनीज के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है इन MnO4 2-? एनीवन? What are the number of electrons in the d orbital of manganese in the complex MnO4 2-? So Ankush Barar is saying to just re-evaluate your thing once more. Ankush, it will not be 2. Anyone else? No, not 7 of course. तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, सातों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे मैंगनीज से तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 0 1 1 सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, कितने बचेंगे, D1 बचेगा शायद. तो जस्ट try to find it out once again. It will be D1. Okay. So it will be D1 configuration. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0. ये भी डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0. और ये भी डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. जबकि MnO4 2- is what? It is paramagnetic and it is having a d electron which is responsible for DD transition. ओके, आगे बढ़ते हैं. So this is the last question for today's class.
और ये आपके नीट 2018 में पूछा गया था और रिलेटेड है आपके मैग्नेटिक मूवमेंट से। क्वेश्चन कह रहा है 4 ऑप्शन है आपके पास, CO3+, Cr3+, Fe3+ एंड Ni2+। आपको बताना है कि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो और आंसर फाइंड आउट करो। सो यू हैव सम टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपको साथ ही साथ ये भी बताना होगा चैट सेक्शन में कि इन चारों मेटल आयन के लिए डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ए, अगर मान लो अगर ऑप्शन ए है तो उसके लिए डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बी है तो डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, so let's see option A. So what are the number of unpaired electrons, Tanvi, in four of this: cobalt, chromium, iron and nickel? Number of unpaired electron. So I will give you enough time to solve it and tell me the correct answer. What is the number of unpaired electron in these four metal ions? So it's very easy, right? Just find out the electronic configuration. So Ankush is saying, giving the answer. Very good. So Cr3+ has 4 unpaired electron. Let's see. So try to find it for cobalt also, iron also, and nickel also. So that I will wait 1 more minute for your answer. That what is the number of unpaired electron in these 4? So just try to do this exercise. Okay. कोशिश करो कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सको। तो अंकुश is saying that CO3+ has 4 unpaired electron. So therefore, I will suggest you to just try to find the number of unpaired electron. Kuljeet plus 3+ is 5. 3+ will have 5 unpaired electron. Let's see. Okay. सबसे पहले कोबाल्ट 3+ में 4 unpaired electron होंगे, बिल्कुल सही। Whoever has given 4 unpaired electron, you are absolutely right. So talking about Cr3+, it is 3. CO3+ में 4. Then for Fe3+, it is 5. And for nickel 2+, it is 2. So, okay, Tanvi, you have given correct answer. The number of unpaired electron will vary, okay? And nickel 2+ will not have 0. It will have 2 unpaired electron. And now you can put this unpaired number of electron into the formula and find your answer of magnetic moment value. Okay, so this was all for today's class. I hope you enjoyed the session. With this, I end the lecture.